हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी? चलिए, अच्छी बात है। अब देखते हैं, भी कहते हैं सितंबर में 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन बता रहे हैं 11वीं 12वीं की। तो अच्छा है, शुरू हो जाए तो आपके लिए भी हमारे लिए भी। 1 सितंबर का कह रहे हैं कि स्टार्ट क्लास है वो स्टार्ट हो सकती है, कुछ निश्चित शर्तों के साथ। चलिए, शर्तें जो भी हो तो अपन मानने को तैयार है। अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। आप सभी बढ़िया हो? पीछे के नोट्स वगैरह सब तैयार कर लिए होंगे। पीछे जो भी पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लिया करो, बिल्कुल फ़ोन करके, मैसेज के थ्रू, कैसे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो शुरू करते हैं आज का अपना काम। हमने 8वां लेसन शुरू किया था, खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण क्या है और किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है इसकी। हम फिजियोलॉजी की जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजी में हमने स्टार्ट की थी, पहले जल संबंध पढ़ा था, जल अवशोषण पढ़ा, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन आया था अपने पास, और फिर अपने पास 8वां जो लेसन है वो अपन चल रहे हैं, कौन सा? खनिज पोषण का। एक पादप अपनी समस्त उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, अपनी वृद्धि विकास करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो जो भी बाह्य माध्यम से पदार्थ प्राप्त करता है वो सारा पदार्थ पोषण है उसका। हमने पढ़ा है पीछे कि अपने शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए बाह्य माध्यम से जो भी पदार्थ वो प्राप्त कर रहा है वो सारा क्या है? पोषण है। और मुख्य रूप से पादप जो पोषण के रूप में प्राप्त करता है, उसके आधार पर हमने पौधों को 2 भागों में बांटा था, एक स्वपोषी और परपोषी पादप। परपोषी होते हैं वो अपने भोजन के लिए, अपने आवश्यक तत्वों के लिए बाह्य माध्यम के ऊपर निर्भर रहता है पूर्ण रूप से। और स्वपोषी जो होते हैं वो हमने पढ़ा था कि कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें से कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति है वो तो स्वयं कर लेते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पदार्थ वो मृदा से प्राप्त करता है, अर्थात खनिज के रूप में। मैंने खनिज की जो बात बताई थी आपको कि खनिज क्या है, किसको कहेंगे हम खनिज? मृदा से खोद करके, भूगर्भ से खोद करके जो भी पदार्थ निकाला गया वो सारा खनिज है, और उसी रूप में पादप उसको प्राप्त करता है। तो उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि आवश्यकता का अध्ययन करने की हमने 3 विधियाँ मैंने आपको बताई थी कि पौधे के लिए आवश्यक खनिज कौन कौन से होंगे। उसके आधार पर हमने 3 विधियाँ मुख्य रूप से पढ़ी थी। पहली विधि हमने पढ़ ली थी, आपको याद हो तो, पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण हमने पढ़ लिया था। इसको सिंपल सी बात थी, हमने बताया था आपको भी जो भी जीवित पौधा होता है पहले हम उस पौधे को सुखा लेते हैं, सुखा करके उसका शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं, और उस शुष्क पौधे के भागों को हम 6000 डिग्री से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर जला लेते हैं। और जलाने के बाद में हमें जो पीछे शेष जलने के बाद में वाष्पशील या गैसीय पदार्थ है वो तोड़ करके बाहर निकल गए, और पीछे जो बचा था राख यानी भस्म, उसका विश्लेषण करके हम पादपों में अनिवार्य जो तत्व है पौधे के लिए आवश्यक खनिज कौन कौन से हैं उनकी जानकारी हम कर लेते हैं। परंतु हमने ये पढ़ा था कि पादप भस्म विश्लेषण जो विधि है उसके द्वारा आपको तत्वों की जानकारी ही प्राप्त होती है कि कौन सा तत्व इसके अंदर उपस्थित है, अर्थात पौधे के अंदर तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान तो हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उपयोगिता क्या है इसका पता हमें नहीं चलता। इस विधि के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति का ही अध्ययन कर सकते हैं। उपयोगिता क्या है उस तत्व की पौधे के लिए, इसका पता हमें इस विधि के द्वारा नहीं चलता। तो इसके बाद में दूसरी जो विधि थी हमारे पास, यह विधि पढ़ चुके हैं पहले और शायद समझ में आ गई आपके। और 2 नंबर जो विधि है वह है बालू संवर्धन विधि या प्रयोग। सैंड कल्चर मेथड
ये आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद पादप भस्म विश्लेषण में हमने पढ़ा था कि भाई संपूर्ण पौधा जो है, पौधे के अंगों को सुखा करके जला लिया हमने, जला करके उसकी राख प्राप्त कर ली और राख में से हमने उस राख में कौन कौन से तत्व उपस्थित है उसकी जानकारी हमने कर ली थी। बालू संवर्धन में हम क्या करेंगे, सिर्फ बालू मिट्टी यानी रेत, बालू यानी रेत होती है टीले की सीधी सीधी रेत, केवल रेत, उसके अंदर और कुछ नहीं। इस रेत में पौधे को उगाएंगे आप। बालू मिट्टी जो टिब्बलों के ऊपर बड़े बड़े टिब्बे होते हैं, रेतीले दोहरे होते हैं, वहाँ जो बालू मिट्टी होती है, रेत होती है, उस रेत में ही पौधा उगाएंगे हम। और ऐसा माना जाता है कि उस रेत में, बालू में कोई भी खनिज नहीं होता, खनिज लेस होती है वो। उसके अंदर जो आवश्यक तत्व है, जो खनिज तत्व है, वो उसके अंदर नहीं पाए जाते। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बालू मिट्टी लेंगे। उस बालू मिट्टी को हम सबसे पहले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस अम्ल से क्या कर लेंगे, उपचारित कर लें, इसको निर्जमीकरण कर लेते हैं। यानी जो भी हमने मिट्टी ली, एक टब में डाली, बालू मिट्टी ले आए हम बटल भर के पूरा सा, और उसके अंदर हमने HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो डाल दिया हमने। ये एक प्रकार का अम्ल है, और अम्ल डालने से क्या होगा, उस बालू मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमने सबसे पहले जो हमने बालू मिट्टी ली, उस मिट्टी को क्या कर लिया, निर्जमीकरण कर लिया। आज कहते हैं ना सैनिटाइजर, अभी आप सुन रहे हैं, सैनिटाइजर में क्या किया हमने, वो आसपास के जो भी पदार्थ थे उनको हम सैनिटाइज कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया वायरस था वो सारा सारा वहीं पर नष्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमने जो बालू मिट्टी ली है, उस बालू मिट्टी को हमने क्या कर लिया, HCl की सहायता से निर्जमीकृत कर लिया पहले। फिर इस निर्जमीकृत बालू मिट्टी को हम क्या कर लेंगे, निर्जमीकृत बालू मिट्टी को, बालू मृदा को जल से धो लेते हैं। दूसरा चरण क्या करेंगे हम, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ है, इसको मैं वैसे टुकड़ों में लिख करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या ली, बालू मृदा ली, बालू मिट्टी ली, जिसके अंदर हमें पौधा उगाना है। हम जानते हैं कि बालू मृदा खनिज रहित होती है, उसके अंदर कोई खनिज पोषक तत्व नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि पौधे के लिए तत्व की उपयोगिता क्या क्या है, खनिज तत्व जो होते हैं उसकी क्या क्या उपयोगिता है, ये हमें जानकारी करनी है। और ये जानकारी करने के लिए हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, बालू संवर्धन प्रयोग कर रहे हैं, बालू संवर्धन प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले निश्चित मान में हमने बालू मिट्टी ले ली। सबसे पहले हमने बालू मिट्टी को क्या किया, HCl की सहायता से निर्जमीकृत किया, अर्थात उस मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म कण, हानिकारक कण थे, उन सबको हमने क्या किया, HCl की सहायता से नष्ट कर दिया। हो गया इतना काम। उसके बाद उसी मिट्टी को, निर्जमीकृत जो बालू मिट्टी है, उस मृदा को हम क्या कर लेंगे, जल से धो लेंगे, मतलब उसके अंदर पानी डाल करके और पानी को बाहर निकाल देंगे। फिर धोने के बाद में वापस उस मृदा को हम क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। उस मिट्टी को सुखा लिया हमने, पहले पानी से धो लिया, और धोने के बाद जो भी अनावश्यक कण थे वो भी निकल गए। अब हम क्या करेंगे, जो सूखी हुई मृदा है उसको हम अलग अलग गमलों में भरेंगे। अलग अलग गमलों में भर करके हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से अलग अलग गमले ले लिए, उन गमलों के अंदर हमने उस बालू मृदा को भर दिया। मान लीजिए हमारे पास में हमने 4 गमले लिए, उन गमलों में बालू मृदा भर दी हमने। ये लीजिए भी निर्जमीकृत की हुई मृदा है और जल से धोई हुई मृदा है, इसकी कोई अवांछनीय तत्व नहीं है, इस मृदा में कोई खनिज नहीं है, और हम इसके अंदर पौधे लगा देंगे। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये लीजिए भाई, यहाँ हम इसके अंदर पौधे लगा देंगे। 4 काम में ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जब 4 पौधे हमने लिए हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, 2 पौधे जो है वो कंट्रोल परिस्थिति में लेंगे। देखिए नियंत्रित, इनको तो हम नाम देंगे नियंत्रित पादप, और 4 जो बचे हुए पादप है वो अनियंत्रित कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 4 नियंत्रित जो पादप लिए हमने, उन पादपों में हम क्या करेंगे, निश्चित मान में
जो तत्व है, खनिज तत्व है, उनको बारी बारी से हम बाहर से उसके अंदर खनिज जो है वो मिलाते रहेंगे एक निश्चित मान में। बारी बारी से मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या मिला दिया, नाइट्रोजन मिला दी, फिर हमने कार्बन मिला दी, फिर हमने ऑक्सीजन मिला दी, फिर हमने सोडियम डाल दिया, यानी लोहा डाल दिया, कॉपर डाल दिया। इस हिसाब से हम पौधे के अंदर ये तत्व इन दोनों के अंदर तो हम बाहर से डालते रहेंगे। यह अनकंट्रोल्ड परिस्थिति है, इसके अंदर कोई निश्चित मान में नहीं, हमने सबको अलग अलग तत्व है वो कोई निश्चित मान में नहीं डाला, हमने अनावश्यक बिना गिनती के बिना माप के हमने क्या कर दिया, इसके अंदर खनिज मिला दिया। तो हमारे पास जो नियंत्रित पादप है, दो प्रकार के पादप हो गए हमारे पास, दो नियंत्रित है, दो अनियंत्रित पादप है। नियंत्रित है इसका मतलब हमारे कंट्रोल में, हमें दहाना है कि इसके पौधे के अंदर मान लीजिए हमने नाइट्रोजन डाला 1 मिलीग्राम डाल दी, पोटेशियम डाल दिया हमने 0.5 मिलीग्राम, फॉस्फोरस डाल दी हमने मान लीजिए 0.5 मिलीग्राम, मतलब ये निश्चित मान में हमने खनिजों को इसके अंदर मिलाया है। और हमें पहले से नोट है हमारे पास कि इन पौधों में हमने ये खनिज दिए हैं और इतनी इतनी मात्रा में दिए हैं, इनके अंदर कोई निश्चित मान नहीं था। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे उनकी न्यूनता के कारण, यानी खनिजों की न्यूनता के कारण उन पौधों में जो लक्षण प्रकट होंगे उन लक्षणों को हम नोट कर लेंगे। हमने जो भी तत्व है वो सारे के सारे इसके अंदर मिलाए हैं। अब कौन सा तत्व, मान लीजिए पहली बार हमने 3 तत्व डाल दिए उसके अंदर, अब 3 तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस 3 डाल दिए मान लीजिए। अब तीनों डालने के बाद में भी यदि पौधे की वृद्धि नहीं हो पा रही है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी उपापचय क्रिया सही ढंग से नहीं चल पा रही है, इसका मतलब हुआ कि इस पौधे को अन्य तत्वों की खनिजों की आवश्यकता भी है। अब कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डाला है हमने और उसके कारण कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, उनका ज्ञान भी हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से बालू संवर्धन विधि में हम अलग अलग खनिजों को डाल करके, क्योंकि पहले से जो हमारे पास मृदा है, मिट्टी है, बालू मिट्टी है, उसके अंदर तो खनिज 0% खनिज लेस है, कोई खनिज है ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इन पौधों के अंदर बारी बारी से हम अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार खनिजों को निश्चित मान में इसके अंदर डाल रहे हैं और समय अनुसार हम क्या कर रहे हैं कि इन पौधों में क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, अच्छी वृद्धि हो रही है या पुष्पन की क्रिया हो रही है, कायिक वृद्धि नहीं हो रही है, तो कौन कौन सी क्रिया प्रभावित हो रही है इसकी जानकारी हम समय समय पर इन पौधों में करते रहेंगे। और इस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा पौधे में कौन सा खनिज उपयोगी है, इस उपयोगिता का अध्ययन हम इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमने खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया था कि खनिज उपस्थित है, पादप भस्म विश्लेषण जो था उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पादपों में खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, यदि हमें खनिज है उसकी उपस्थिति ही पता लगानी है सिर्फ और सिर्फ, तो हम कौन सी विधि काम में ले लेंगे, पादप भस्म विश्लेषण काम में ले लेंगे। परंतु हमें यदि इसकी उपयोगिता का अध्ययन करना भी, कौन सा खनिज उस पौधे के लिए कितना उपयोगी है, कितनी मात्रा में चाहिए, ये सब जानकारी करनी होती है। तो इसके लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, बालू संवर्धन यानी सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, बालू संवर्धन प्रयोग काम में लेंगे। और बालू संवर्धन में हमने ये पढ़ लिया है कि हम सिर्फ यहाँ पे बालू मिट्टी लेते हैं, रेत लेते हैं जो कि खनिज लेस होती है, कोई भी मिनरल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। और सबसे पहले हमने जो बालू मृदा ली, उस बालू मृदा को हम HCl की सहायता से क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया लेस कर लेते हैं, निर्जमीकृत कर लेते हैं। उसके बाद हम निर्जमीकृत की गई बालू मिट्टी को पानी से क्या कर लेंगे, धो लेंगे, धो करके फिर सुखा करके हम अलग अलग गमलों में भर देंगे और 2 प्रकार के कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड पादप है वो हम तैयार करेंगे। इन पादपों के अंदर नियत मान के अंदर हम क्या करते रहेंगे, खनिज देते रहेंगे और कौन से खनिज बाद में देख लेंगे पौधे के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट हुए हैं, कौन सी कमी है, कौन से खनिज की कमी है, कौन सा अधिक मात्रा में देना है, कौन सा नहीं देना है, इन सब की जानकारी हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। बालू की जगह कई जगह ये भी लिखा है कि हम क्वार्ट्ज है वो भी काम में ले सकते हैं। यदि बालू के स्थान पे कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि बालू संवर्धन प्रयोग के दौरान बालू के स्थान पर अन्य किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। बालू के स्थान पर जैसे हमने यहाँ पे बालू मृदा ली है, बालू मिट्टी ली, रेत ली है, यदि कहीं पर बालू मृदा नहीं मिले मान लीजिए,
अपने आसपास तो अपने राजस्थान में तो खूब बालू मृदा है, कई स्टेट या कई जगह ऐसी मिले जहाँ पे बालू मिट्टी मिले ही नहीं। तो उसका विकल्प क्या है हमारे पास में, उस स्थान के ऊपर आप क्वार्ट्ज काम में ले सकते हैं, उस स्थान के ऊपर आप प्लास्टिक की चिप्स है वो काम में ले सकते हैं, प्लास्टिक की चिप्स ये भी काम में ले सकते हैं आप। कृत्रिम मृदा प्रयोगशाला में हम तैयार कर लेते हैं, वो भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वर्मीकुलाइट है वो भी काम में ले सकते हैं। विकल्प क्या है बालू का, यानी बालू के स्थान पर आप कुछ अन्य पदार्थों का यूज कर सकते हैं। बालू मृदा नहीं मिले तो क्वार्ट्ज काम में ले सकते हैं, प्लास्टिक की छोटे छोटे टुकड़े काट के चिप्स काट करके उसका यूज भी कर सकते हैं आप। कृत्रिम मृदा है तैयार कर सकते हैं प्रयोगशाला में, और वर्मीकुलाइट है वो भी तैयार कर सकते हैं आप। वर्मीकुलाइट क्या है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया कि वर्मीकुलाइट क्या है। वर्मीकुलाइट एक खनिज है जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, मृदा में पाए जाने वाला खनिज है ये वर्मीकुलाइट। इसकी मुख्य विशेषता है अलग अलग। वर्मीकुलाइट जो होता है तापरोधी होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, सबसे हल्का वजन में यदि देखा जाए तो ये हल्का होता है बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो, और चौथा मेन पॉइंट होता है रासायनिक दृष्टि से ये निष्क्रिय होता है। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ये चार गुण मृदा के अंदर स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला एक खनिज वर्मीकुलाइट है। और ये वर्मीकुलाइट की विशेषता क्या है, वर्मीकुलाइट की ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में जहाँ बालू मृदा नहीं मिलती है इस वर्मीकुलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये सब जगह मिल जाता है मिट्टी के अंदर ही। वर्मीकुलाइट क्या है, मृदा में पाया जाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो तापरोधी है, उदासीन प्रवृत्ति का रहता है, हल्का होता है मृदा से भी, और रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होगा, निष्क्रिय होगा। आपसे पूछ ले कि वर्मीकुलाइट क्या है, मृदा में पाए जाने वाला एक हल्का रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय तापरोधी व उदासीन प्रवृत्ति का खनिज पदार्थ है। ये चार मुख्य विशेषता वर्मीकुलाइट की पाई जाती है। यदि मान लीजिए हम बालू रेत या मृदा के स्थान के ऊपर वर्मीकुलाइट का प्रयोग करते हैं, हम पादपों को वर्मीकुलाइट में उगाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं वर्मीकुलोनाइजेशन। वर्मीकुलोनाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं कि वर्मीकुलोनाइजेशन क्या है। वर्मीकुलोनाइजेशन क्या है, वर्मीकुलाइट में पादपों की वृद्धि करवाना। वर्मीकुलोनाइजेशन क्या होगा, किसको कहेंगे हम, कि जब हम वर्मीकुलाइट के अंदर पादपों की वृद्धि करवाते हैं, पादपों को उगाते हैं, तो उस क्रिया विधि को हम नाम देते हैं वर्मीकुलोनाइजेशन। तो मुख्य रूप से हम बालू संवर्धन जो प्रयोग है, बालू संवर्धन प्रयोग में बालू यानी रेत के स्थान के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक की चिप्स, कृत्रिम मृदा और वर्मीकुलाइट। मुख्य रूप से ज़्यादातर वर्मीकुलाइट का ही प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाएगा वर्मीकुलाइट का। वो वर्मीकुलाइट क्या है, एक मृदा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ जो कि तापरोधी है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, बाहर में ये हल्का होता है बिल्कुल, और रासायनिक दृष्टि से ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। और यदि मान लीजिए हम वर्मीकुलाइट के अंदर पादपों की वृद्धि करवाते हैं, कृत्रिम रूप से उगाते हैं पौधे को खनिजों की अध्ययन करने के लिए, तो उस क्रिया विधि को हम क्या नाम दे देंगे, वर्मीकुलोनाइजेशन के नाम से भी जान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थी हमारे पास दूसरी विधि। हम पता कर रहे हैं कि खनिजों का अध्ययन करने के लिए पादपों के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किसकी क्या उपयोगिता रहेगी, इसका अध्ययन करने के लिए हम मुख्य रूप से 3 विधियाँ यहाँ पे प्रस्तुत की गई। पाद भस्म विश्लेषण, दूसरी बालू संवर्धन विधि, बालू संवर्धन विधि हमने पढ़ ली, और तीसरी जल संवर्धन पढ़ेंगे हम। तीसरी विधि कौन सी है, जल संवर्धन। ये समझ में आ गई है आपकी, आराम से पढ़ लेना, उसके अंदर कोई दिक्कत हो तो पुनः पूछ लेना मुझे। तीसरी विधि जल संवर्धन प्रयोग, कौन से काम में लेंगे, जल संवर्धन, या एक नाम कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
पहली विधि में हमने क्या किया, पूरे पादप के भाग को काटा, सुखाया, जलाया, राख प्राप्त की और उस राख में से हमने खनिजों की उपयोग, वो जो है खनिजों की उपस्थिति है उसका अध्ययन किया हमने। दूसरी विधि में हमने उपयोगिता का अध्ययन कर लिया बालू संवर्धन के द्वारा। और तीसरी जो विधि आती है वह आती है जल संवर्धन प्रयोग। एक शब्द कह सकते हैं आप हाइड्रोपोनिक्स। क्या कह सकते हैं इसको, हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। पहली वाले में हमने पादप को जला करके वैसे प्राप्त किया, दूसरे वाले में पौधों को हमने किस में उगाया, बालू मृदा में उगाया। तीसरी ये जो विधि है इसमें हम पोषक घोल तैयार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोषक घोल। यहाँ मृदा यूज नहीं की जाएगी, मिट्टी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बाल्टी ली, बाल्टी के अंदर हमने पानी डाला, उस पानी के अंदर हमने खनिज पदार्थ, जो भी खनिज है हमारे पास, पोषक तत्व है, उन तत्वों को हमने उसके अंदर घोल लिया और घोल करके एक विलयन तैयार कर लिया हमने। सीधा कह सकते हैं बिना मृदा के ही पौधे को उगाना। हमने यहाँ सिर्फ क्या लिया है, इसके अंदर हमने पानी है और साथ में पोषक तत्व मिला लिए। पोषक तत्वों का क्या कर लिया हमने, एक विलयन तैयार कर लिया है प्रयोगशाला के अंदर, और उस विलयन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पौधे को उगा रहे हैं। बस इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पादप को उगा रहे हैं। तो बिना मृदा के ही पादप को उगाना पोषक घोल में जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है, क्योंकि विलयन तैयार कर लिया हमने, जल के साथ में हमने बहुत सारे पोषक तत्व वो डाल दिए हैं, तो जो विलयन बन जाएगा उसके अंदर O2 की कमी रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी इसको। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से बाहर से एक पाइप के द्वारा ऑक्सीजन का सिलेंडर जोड़ दिया जाता है, जिससे बाह्य माध्यम से O2 है वो प्राप्त होती रहती है, इनको O2 दी जाती है। सबसे पहले इसको नोव होगलैंड, इन्होंने ये विधि तैयार की थी हाइड्रोपोनिक्स की। नोप ने, होगलैंड ने, इन्होंने मिल करके ये विधि तैयार की थी हाइड्रोपोनिक्स, और जिसके द्वारा सीमित मात्रा में, नियत मात्रा के अंदर इसके अंदर पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। जितने भी पौधे को आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन जितने भी तत्व मिले खनिज, उन सब को उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर पौधा लगा दिया हमने। और बारी बारी से वही बालू संवर्धन वाले प्रयोग की तरह बारी बारी से अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, हम आवश्यक तत्व डालते रहेंगे, नियत मान के अंदर, नियत माप के अंदर डालते रहेंगे और देखते रहेंगे भी कौन कौन सा तत्व पौधे को किस प्रकार से, कौन सी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, किस प्रकार से उसको देखता है। इसके आधार पर हम उसकी पहचान कर लेंगे कि कौन सा तत्व इस पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूलित है और कौन सा नहीं है। तो ये विधि सिंपल सी है, हाइड्रोपोनिक्स यानी सिर्फ पोषक घोल के अंदर, पोषक घोल के अंदर पौधे को उगाना। पोषक घोल के अंदर हमने अलग से बाहर से बहुत सारे तत्व जो है खनिज तत्व वो डाले हैं और नियत मान के अंदर डाले हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर या बाह्य माध्यम से हम पाइप के द्वारा ऑक्सीजन इसको देते रहते हैं। तो ये तीसरी विधि है जल संवर्धन प्रयोग। तो इन तीनों विधियों के द्वारा हम पादपों के अंदर, पहली पादप वाष्पीसलेशन, दूसरी बालू संवर्धन प्रयोग और तीसरा जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स, इन तीनों विधियों के द्वारा हम ये पता लगा लेंगे कि पौधे के अंदर कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं और उन तत्वों की उपयोगिता क्या है, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में उपयोगी है, इसकी जानकारी हम इन तीनों विधियों के द्वारा कर सकते हैं। चलिए विधियाँ समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं कि पौधे के लिए कौन कौन से तत्व अनिवार्य हैं, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, कितने प्रकार से होंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा ज़्यादा इसमें समझाने की वाली बात ज़्यादा है नहीं, आपको पढ़ना है, देखना है, उसके अंदर से समझना है कौन कौन से हैं। देखिए अनिवार्य तत्व का निर्धारण, इसका निर्धारण कैसे किया जाए, कौन कौन से तत्व है पौधे के लिए,
कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका निर्धारण हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से कितने तत्व है। देखिए अभी तक हमने केमिस्ट्री में आवर्त सारणी जो पढ़ी है उसमें लगभग 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। कितने? 118। आपकी किताब में शायद 105 ही दे रखे हैं, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। किताब में देखें तो किताब में पुराने वाले दे रखे हैं 105 ही। अभी तक के लेटेस्ट देखा जाए तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आवर्त सारणी में हम उसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। सारे तत्व तो पौधे के लिए जरूरी नहीं होते, परंतु उनमें से 60 तत्व पौधों में पाए गए, देखे गए। पौधों के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं? टोटल ज्ञात तत्व कितने हमारे पास? 118 तत्व है। उनमें से केवल 60 तत्वों की उपस्थिति ही पौधों में देखी गई। अभी तक जो भी हमने पहले विधियाँ पढ़ी है उन विधियों के आधार पर देखा जाए तो लगभग 60 ऐसे तत्व है जो पौधे के अंदर किसी न किसी रूप में, कब चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो, कैसे ही हो, ये 60 तत्व पौधे के अंदर पाए जाते हैं। टोटल 118 में से आपसे पूछ रहे कि पादप के अंदर कितने खनिज तत्व पाए जाते हैं? 60। इन 60 तत्वों को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। 60 तत्व है, उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो उस पादप के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उनको तो नाम दे दिया अनिवार्य तत्व। टोटल पादप के अंदर कितने मिले आपको? 60। और इस 60 में से कितने तत्व ऐसे हैं जो पादप के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके बिना तो पादप वृद्धि कर ही नहीं पाएगा। इन तत्वों की संख्या है 17। इन तत्वों की संख्या कितनी है? 17 खनिज तत्व ऐसे हैं जो पादप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसका वृद्धि, उसका विकास, जनन, उसकी उपापचय क्रिया, उन सब के लिए ये 17 तत्व तो बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि हमारी जैसे जीव की मूलभूत आवश्यकता, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल जाए खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने के लिए मकान हो, छत हो, ये 3 मूलभूत आवश्यकता है हमारी। एक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ें मिल रही है, अब ठीक है, वो अपने एक शौक मान लीजिए, अपने एक आवश्यकता, अगर वो ना भी मिले तो भी अपना जीवन यापन हो सकता है आराम से, पर ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी हमारे लिए, रोटी, कपड़ा और मकान की। उसमें से मुख्य रूप रोटी के साथ केवल रोटी नहीं, रोटी के साथ में मुख्य रूप से क्या आ गया? जल भी आ गया। भोजन मतलब रोटी का मतलब क्या है यहाँ पे? भोजन। केवल रोटी का मतलब नहीं है कि एक रोटी मिल गई आपको। रोटी का मतलब भोजन चाहिए अपने को, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ये 3 मूलभूत आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार से एक पौधा अपनी कायिक वृद्धि करे, अपनी जननिक अवस्था को पूर्ण करे, इसके लिए मुख्य रूप से टोटल जो 60 तत्व पौधे के अंदर पाए जाते हैं, उन 60 में से 17 तत्व है वो तो अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है ये। शेष बचे हुए जो तत्व है उनको आप अनावश्यक तत्व भी कह सकते हैं। उनको क्या कह सकते हैं? अनावश्यक तत्व है। 60 में से वापस कितने बच गए? ये बच गए हमारे पास 3 और 5 में गया तो 43। ये 43 तत्व जो है वो कैसे हैं हमारे पास? 43 बचे ना, गणित कमज़ोर है भाई, जोड़ के देख लेना। 7 3 10, 4 1 5 1 6, ठीक है, 43 बचेंगे। तो अनिवार्य तत्व है वो तो कितने हो गए? 17। अनावश्यक तत्व कितने हो गए? 43। टोटल खनिज कितने? 118। मृदा में से खोजे गए, वर्तमान में खोजे गए ज्ञात जो खनिज तत्व है वो कितने हैं हमारे पास? 118 है। 118 में से पौधे में कितने पाए गए? पौधे में कितने अध्ययन किया गया? 60 तत्वों का, कि पौधे के अंदर केवल 60 तत्व पाए जाते हैं। उन 60 तत्वों को भी 2 श्रेणियों में बांट दिया गया, अनिवार्य तत्व है और अनावश्यक तत्व है। अनिवार्य तत्व कितने हैं? 17 है, और अनावश्यक तत्व है वो कितने हैं? 43 है। कुछ अनावश्यक तत्व पौधे के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, विषैले भी हो सकते हैं, जो कि उसको खतरा भी पैदा कर सकते हैं, यानी पौधे की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे अनावश्यक तत्व भी हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु फिर भी उसके अंदर पाए जाते हैं, और ये वहाँ पाए जाते हैं पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, जब भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो मुख्य रूप से अभी हमारे पास कितने हो गए? अनिवार्य तत्व 17, अनावश्यक तत्व 43।
अब बात यह आती है कि इन अनिवार्य तत्वों का निर्धारण किन गुणों पर किया गया। भाई टोटल 60 तत्व है, उन 60 में से 17 तत्व किस योग्यता के आधार पर छांटे गए। भाई किसी का हमें चयन करना हो, आप देखते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम में बैठ कर के जो अच्छा स्कोर लेके आते हैं वो पास हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते वो फेल भी हो जाते हैं। आगे ये सब जगह आपके चलता रहेगा। आगे जब भी आप नीट का IIT का एग्ज़ाम दो, नीट का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे भी आपका स्कोर देखा जाएगा। मतलब जो योग्य होगा उसका चुनाव किया जाएगा, जो योग्य होगा उसका क्या होगा, चुनाव। योग्यतम की उत्तरजीविता आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन का एक मत था, जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी उस उत्पत्ति के आधार पर ये बताया गया था कि जो जीव योग्य होगा वही आगे वृद्धि करेगा, बाकी जीव वहीं खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि टोटल मिलाकर के 60 तत्व है, उन 60 तत्वों में से 17 तत्व ही अनिवार्य क्यों माने गए, इसकी योग्यता का, इसकी चुनाव का आधार क्या था, किन गुणों के आधार पर चुना गया इन तत्वों को, 17 तत्वों को, ये 17 तत्व अनिवार्य हैं। कोई मापदंड तो होना चाहिए, चुनाव का कोई मापदंड होगा। तो यहाँ पर भी मापदंड बताए गए कि अनिवार्य प्रश्न बनता, आपका प्रश्न पूछा जाता है ये, अनिवार्य तत्वों के चुनाव के मुख्य गुण क्या क्या थे। या प्रश्न पूछ लेते हैं कि अनिवार्य तत्वों का निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए उस तत्व में, कौन से तत्व को आप अनिवार्य तत्व कहेंगे। टोटल 60 तत्व है, उन 60 में से कौन से तत्वों को आप अनिवार्य तत्व कहेंगे, इसका मापदंड क्या है, इसके गुण क्या है, कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए उस तत्व में। इसके लिए मुख्य रूप से 4 मुख्य विशेषता बताई गई। 4 कौन कौन सी बताएगी। वह तत्व अनिवार्य होगा जो उस पौधे की वृद्धि के लिए, उस पौधे के जनन के लिए जरूरी हो। या हम कह सकते हैं कि उस पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए अप्रिय हो। मतलब भाई हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें और कुछ ना मिले, टाइम पे पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए। हमने 3 मूलभूत आवश्यकता बताई, उनमें से भी यदि हमें खाने के लिए भोजन मिल जाए टाइम का, और पीने के लिए पानी मिल जाए, कपड़े ना हो तो भी हम जिंदा रह जाएंगे, मकान ना हो तो भी हम जिंदा रह जाएंगे, मरेंगे नहीं। पर भोजन तो चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। यदि भोजन और पानी भी ना मिले तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा। तो इसी आधार पर ये माना गया कि 17 अनिवार्य तत्व कौन कौन से। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, उसके विकास और जनन के लिए, क्योंकि जनन हम पढ़ते हैं, जनन पादप का एक विशिष्ट लक्षण है। पादपों के अंदर मान लीजिए चाहे जितने भी सजीव प्राणी है, उन समस्त सजीव प्राणियों में जनन होना बहुत ही जरूरी है। यदि रिप्रोडक्शन ना हुआ, जनन ना हुआ, तो उस पादप की, उस जीव की तो पीढ़ी वहीं समाप्त हो गई, आगे वो चला ही नहीं। आजकल आप देखते हैं कई जगह पर आता है कि फलां जातियाँ हैं वो आजकल विलुप्त हो गई। आजकल नहीं है, कई पादप ऐसी जातियाँ हैं जो वर्तमान में क्या हो चुकी है, पहले थी कभी, वर्तमान में नहीं है वो। एक बुक का नाम है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की किताब, लाल आंकड़ों की किताब। इस पुस्तक के अंदर जितने भी जीव, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, जो विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पे खड़े हैं, उनको इस बुक में वर्णित किया गया है। जैसे गूगल का पादप है हमारे पास, गूगल का पौधा था, वो वर्तमान में क्या हो चुका, विलुप्त हो चुका है ही नहीं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे पादप अपने खेतों में देखते थे। अपना राजस्थान में यदि देखा जाए तो राजस्थान में सिंपल सी एक पौधा था, आपने देखा भी होगा, कई जगह अभी भी है, वो संकटग्रस्त पादप की श्रेणी में आता है अभी भी, फोग। आप लोगों ने शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फोग देखा ही नहीं होगा। वो वर्तमान में क्या हो रहा है, विलुप्ति के कगार पे। कुछ जगह पे शायद देख सकते हैं आप, बीकानेर साइड में, उस साइड में थोड़ी बहुत संख्या में फोग है, बाकी धीरे धीरे वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो यहाँ पर उस पादप को जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जनन करना बहुत ज़रूरी है, और जनन करने के लिए या उस पादप की वृद्धि करने के लिए या उस पादप का जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र कब पूर्ण होगा, जब जनन करेगा वो,
भाई जीवन चक्र का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में हम पढ़ते हैं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, जीव का जन्म हुआ और जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तब तक होती है, उस तक का काल जो होता है वो काल जीवन काल कहलाता है। और जीवन चक्र में वो कि जीव क्या करता है कि अपने ही समान एक नई संतति का निर्माण करके छोड़ता है। जीवन चक्र यूँ नहीं है कि केवल खुद ही है, खुद आया और खुद मर के चला गया, नहीं, अपनी आगे पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखनी, कंटिन्यूटी बनाए रखनी भी बहुत ज़रूरी है। और पीढ़ी की कंटिन्यूटी यदि बनाए रखनी है उसके लिए उस जीव को जनन करना पड़ेगा। और जनन करने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है उस पादप की वृद्धि होना। जब तक पादप अपनी कायिक वृद्धि को पूर्ण नहीं करेगा, जब तक पादप अपनी कायिक वृद्धि को पूर्ण नहीं करेगा तब तक उसके अंदर जनन अंगों का विकास ही नहीं होगा। और यदि जनन अंगों का विकास ही नहीं हुआ तो वो अपनी जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे तत्व है, ऐसे खनिज जो उस पादप के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी हो, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, वो खनिज चाहिए ही चाहिए उसको, तो उन पौधों को उन खनिजों को क्या माना गया? अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व कौन से होंगे, इसका मापदंड क्या होगा, इसकी विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता ये होगी कि ऐसे खनिज तत्व जो उस पौधे की वृद्धि, जनन और उस पादप का जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए ज़रूरी हो, वो पौधे अनिवार्य तत्व होंगे। कंप्लीट, समझ में आ गई बात? दूसरी विशेषता क्या होगी? मैंने बताया आपको 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर 4 मापदंड तय किए गए कि ये 4 मापदंड जो तत्व खनिज तत्व पूर्ण करेगा वो अनिवार्य होगा और जो नहीं करेगा वो कैसे हो जाएंगे? अनावश्यक हो जाएंगे। 4 मापदंड कौन कौन सा? पहला तो हो गया हमारे पास ये। और दूसरा है कि पौधे की उपापचय क्रियाओं का भाग, पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेने वाला तत्व है। ऐसा खनिज तत्व है जो पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग ले। उपापचय क्रियाएं नहीं मेटाबॉलिक, उपापचय क्रियाएं क्या है? एक सजीव के शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं। एक सजीव प्राणी जो है उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएं, क्योंकि सजीव है वो जीवित है और जीवित है तो उसके अंदर क्रियाएं हो रही है, और क्रियाएं हो रही है तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? जैविक क्रियाएं। और जैविक क्रियाएं ही हमारे शरीर की क्या है? उपापचय क्रियाएं हैं। क्योंकि उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ नए पदार्थ बनते हैं तो पुराने पदार्थ टूटते हैं, विखंडन भी होगा, संश्लेषण भी होगा, अर्थात अपचयन भी होगा, उपचयन भी होगा। तो इन क्रियाओं में भाग लेने वाले जो भी खनिज होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अनिवार्य तत्व। यानी उस पादप का जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र को उपापचय क्रियाएं भी प्रभावित करती है। और उपापचय क्रिया यदि प्रभावित करती है तो उपापचय क्रियाओं में जो खनिज भाग लेगा, जो तत्व भाग लेगा वो अनिवार्य होगा, बाकी सब तत्व कैसे होंगे? अनिवार्य नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या बताएगी? खनिज विशिष्ट होना चाहिए। खनिज कैसा होना चाहिए? विशिष्ट। अब यहां आप कहेंगे सर विशिष्ट का अर्थ क्या है? विशिष्ट, विशेष, उसके बिना तो ये काम हुए। विशेष किसको कहेंगे हम? विशेष कौन होगा हमारे लिए? विशेष वह होगा जिनके बिना ये काम अधूरा है, मतलब उनके बिना ये काम नहीं हो सकता, वो विशेष होगा हमारे लिए, विशिष्ट होगा। तो उसी प्रकार से पादपों के लिए भी खनिज है। कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनके बिना पादपों की सारी क्रियाएं क्या होगी? प्रभावित होगी। यदि वो खनिज मिलेगा तभी वो पूर्ति होगी। यदि मान लीजिए पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है और आप उसको सारे अन्य पौधे दे रहे हैं, अन्य खनिज है वो दे रहे हैं, वास्तविकता में पौधे के अंदर कमी किस चीज़ की है? नाइट्रोजन की। हम और खनिज पदार्थ है वो उस पौधे के अंदर डाल रहे हैं, सारे दे रहे हैं हम, परंतु जो कमी उस खनिज की तत्व की कमी के कारण हो रही थी वो कमी तो पूर्ति नहीं हुई। तो उस कमी की पूर्ति कब होगी? जब हम उस पौधे को अमुक खनिज देंगे तभी पूर्ति होगी। भैया सिंपल भाषा में आगे पढ़ेंगे कि पौधे के अंदर हरिमाहीनता आ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पीलापन आ जाता है, वो किसके कारण आता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। और यदि नाइट्रोजन की कमी है
तो पत्तियों में पीलापन यानी हरिमाहीनता हुई है। अब हरिमाहीनता को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन ही देनी पड़ेगी। और यदि हम नाइट्रोजन ना देंगे और बाकी सारे तत्व आप देख रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है कि यदि मान लीजिए हम बीमार हो गए, बुखार हो गई, तो बुखार हो गई या अन्य जो भी कोई विशिष्ट रोग हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देख करके हमें उस रोग का ही इलाज करेगा, उस रोग की ही दवा देगा, तभी तो हम ठीक होंगे। वो बारी बारी से अन्य दवा हमें देता रहे, हम दवा लेते रहेंगे, रोग का तो इलाज हुआ ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि खनिज विशिष्ट है। अमुक खनिज की यदि कमी हुई है तो उस अमुक खनिज को देंगे तभी जाकर के उसकी पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो खनिज जो विशिष्ट होगा, जो उस पौधे के अंदर विशिष्ट लक्षण को प्रकट करेगा, वह खनिज क्या होगा, अनिवार्य होगा। बाकी सब कैसे होंगे, अनावश्यक तत्व होंगे। और चौथी ये चीज़ यहाँ पे इसी के साथ आ जाती है कि जो खनिज विशिष्ट था, अमुक खनिज मिलने पर वो लक्षण या वो कमी दूर होगी, खनिज देने पर ही कमी दूर होगी। ये चौथी विशेषता है। यानी अनिवार्यता का निर्धारण करने के लिए साइंटिस्टों ने कितने 4 महत्वपूर्ण लक्षण बताए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका पहला लक्षण है, इनके ऊपर ही सारे आ जाते हैं। पौधे की वृद्धि और उसके जनन और जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए जो खनिज जरूरी होगा वह अनिवार्य होगा, बाकी सब अनावश्यक होंगे। इसके अलावा दूसरा, उपापचय क्रिया में जो खनिज भाग लेगा, क्योंकि पौधे की उपापचय क्रियाएँ होगी तभी तो उसकी वृद्धि होगी, तभी उसके अंदर ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा जब तक नहीं बनेगी तब तक ऊपर वाली सारी क्रियाएँ भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा खनिज पदार्थ जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेगा वो अनिवार्य होगा। और तीसरा पॉइंट बताया मैंने, खनिज विशिष्ट होगा, अर्थात अमुक खनिज, एक खनिज जो है उसकी कमी से या उसकी अधिकता से पौधे के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, ये निर्धारित करने वाला जो खनिज होगा वो खनिज अनिवार्य होगा, बाकी सब अनावश्यक होंगे। और चौथा, जिस खनिज की कमी हुई या वृद्धि हुई, उसकी कमी को दूर करने पर ही वो लक्षण प्रकट होगा, तो वह खनिज अनिवार्य माना जाएगा, अन्यथा वो क्या माना जाएगा, अनावश्यक माना जाएगा। तो खनिजों की अनिवार्यता का निर्धारण करने के लिए अलग से कई बार 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाठों में खनिजों की अनिवार्यता का निर्धारण करने के मुख्य आधार क्या क्या थे, कौन कौन से आधार माने गए। तो ये 4 प्रमुख आधार है, आप इसको बता सकते हैं। और हमने पढ़ा कि कुल मिलाकर के 17 जो तत्व है, कुल तत्व खोजे गए कितने, 118। पादप में कितने ज्ञात किए गए, 60। यानी 60 खनिज ऐसे हैं जो पौधे के अंदर पाए जाते हैं। उन 60 में से उस पौधों के लिए इन चारों विशेषताओं के आधार पर 17 तत्व ऐसे छंटे गए जिनका चयन किया गया जो पौधे के लिए अनिवार्य है। अर्थात इन 17 तत्वों की अनुपस्थिति में पौधा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, अर्थात उसकी वृद्धि नहीं होगी, अपना विकास ही नहीं कर पाएगा। बाकी 60 में से 43 जो खनिज है वो कैसे अनावश्यक है, परंतु पौधे के अंदर है, बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में पौधे के अंदर काम आता है। कुछ विषैले नुकसानदायक भी हो सकते हैं जो पौधे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में पौधे में ज्ञात तत्व कितने, 60 में से अनिवार्य कितने, 17। अनिवार्यता का निर्धारण करने वाले जो कारक थे, गुण थे, मापदंड थे, वो 4 मापदंड है। इन मापदंडों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 17 खनिज तत्व क्या है, अनिवार्य है। बाकी 43 है वो कैसे हैं, अनावश्यक या अनिवार्य कह सकते हैं आप। समझ में आ गई बात। पूरा पार्ट आपके थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ज़्यादा मैं शॉर्ट नोट में आपको बताता रहूँगा। तो कुल मिलाकर के अपने पास में ये इसकी बात है। अब देखिए हमारे पास में कि अनिवार्य तत्व हमारे पास कितने, बाकी बात किसके ऊपर करेंगे, अनिवार्य तत्वों के ऊपर ही करेंगे। अनिवार्य 17 है, और 17 तत्व कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मात्रा में आवश्यक है, ये इसके आधार पर भी हम अनिवार्य तत्वों को 2 श्रेणियों में बांट देंगे। अनिवार्य जो तत्व है उनको भी हम कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे हमारे पास, अनिवार्य तत्व कितने, 17। मात्रा के आधार पर कौन सा तत्व पौधे में कितनी मात्रा में आवश्यक होगा, उसके आधार पर हमने अनिवार्य तत्वों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। पहला वृद्धमात्रिक अनिवार्य तत्व है,
इसको प्रधान तत्व भी कह सकते हैं आप, या गुरु पोषक तत्व भी कह सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, इंग्लिश में यदि करना चाहे आप, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। और दूसरी श्रेणी है सूक्ष्म मात्रिक अनिवार्य तत्व है तो यही भी अनिवार्य ही। इसको आप गौण तत्व भी कह सकते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व भी कह सकते हैं आप उसको। अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। यानी अनिवार्य तत्वों को, अनिवार्य तत्व कितने हैं? 17। इन 17 तत्वों को भी उसकी मात्रा के आधार पर भी कौन सा तत्व है, कितनी मात्रा में पौधे में आवश्यक होगा, उसके आधार पर हमने इन अनिवार्य तत्वों को दो श्रेणियों में बांट दिया। पहला वृद्धमात्रिक या प्रधान या फिर गुरु पोषक तत्व है, और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक या गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। वृद्धमात्रिक हमने पढ़ा है मात्रा के आधार पर। इन 17 में से जो तत्व है प्रति ग्राम, प्रति 1 ग्राम पौधे के शुष्क बाहर में, 1 ग्राम जो पौधे का शुष्क बाहर है, उस शुष्क बाहर में इसकी मात्रा कितनी हो? 1 से 10 मिलीग्राम तक इसकी मात्रा कितनी हो? 1 से 10 मिलीग्राम। ध्यान रखिए, इसका माप ध्यान रखना है आपको। यदि 1 ग्राम शुष्क बार, पौधे का कितना? 1 ग्राम शुष्क बार, और 1 ग्राम शुष्क बार में यदि उस तत्व की मात्रा कितनी हो? 1 से 10 मिलीग्राम हो, 1 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम के बीच में हो, तो ऐसे तत्व कहलाएंगे वृद्धमात्रिक अनिवार्य पोषक तत्व। ये क्या होंगे? गुरु पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्या रखेंगे आप? प्रति 1 ग्राम शुष्क बार, यानी पौधे का जो 1 ग्राम शुष्क बार है, उस 1 ग्राम शुष्क बार में इस खनिज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 से लेके 10 मिलीग्राम यदि है, तो उस तत्व को हम नाम देंगे गुरु पोषक तत्व है या प्रधान तत्व है या वृद्धमात्रिक पोषक तत्व है। ठीक है, संख्या में ये 9 होते हैं, ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाए कि अनिवार्य तत्वों में वृद्धमात्रिक अनिवार्य तत्व कितने हैं, वृद्धमात्रिक या गुरु पोषक तत्व कितने हैं? 9। 9 कौन कौन से होंगे, ये भी आपको नाम याद रखने हैं। 9 कौन कौन से होंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सल्फर मैग्नीशियम और कैल्शियम। कितने हो गए? 9 हो गए ना भाई। टोटल अनिवार्य तत्व कितने हैं हमारे पास? 17 है। टोटल अनिवार्य तत्व कितने हैं? 17 है। उन 17 को हमने 2 श्रेणियों में बांट दिया मात्रा के आधार पर, वृद्धमात्रिक, सूक्ष्म मात्रिक, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट बांट दिया। अब उनमें से पहली बात तो वृद्धमात्रिक कौन से होंगे? वृद्धमात्रिक वह होंगे, नाम से पता है कि वृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा, मात्रिक यानी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो, अर्थात कितनी मात्रा होनी चाहिए? 1 ग्राम शुष्क बार, 1 ग्राम शुष्क बार में उस खनिज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए। यानी इतनी मात्रा में आवश्यक है खनिज, इसका मतलब वो तत्व कैसा है? वृद्धमात्रिक अनिवार्य तत्व है। कौन कौन से होंगे ये? कुल मिलाकर के संख्या में 9 है। आपसे पूछ ले, सीधा प्रश्न पूछ लिया कि वृद्धमात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? अनिवार्य तत्व कितने हैं? 17 है।
उन 17 में से वृद्धमात्रिक तत्व कितने हैं? केवल मात्र 9 है। और 9 कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वृद्धमात्रिक है, अर्थात इन तत्वों की जो पौधे के लिए अनिवार्य मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए। यदि इससे कम हुए तो पौधे के अंदर न्यूनता के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, अर्थात पौधा रोगी हो जाएगा। इससे इसकी मात्रा कम हो गई तो न्यूनता के लक्षण है वो प्रकट हो सकते हैं, अर्थात कोई न कोई रोग के लक्षण है वो प्रकट हो सकते हैं। चलो तो एक बार 50 हाँ तो कोई बात नहीं, 2 काटते 2 का काट ले सुनवा। तो इसमें मात्रा कितनी हो जाएगी? वृद्धमात्रिक अनिवार्य तत्वों में मतलब गुरु पोषक तत्व की तो क्या होगा? 1 ग्राम शुष्क भार में इसकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम होगी। और संख्या कितनी है हमारे पास? 9 है। गुरु पोषक तत्व है 9 कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। याद रखिए इनको। कैसे याद करना आप देख लीजिए, या तो करना पड़ेगा क्योंकि नाम है वो तो कोई समझाने का तरीका ही नहीं है। अब इनका नाम पहले देखिए CHO NPK है और कैल्शियम SMG और कैल्शियम, ये किस हिसाब से आप ट्रिक तैयार कर लीजिए वैसे तैयार करना है आपको। कुल मिलाकर के कितने? 9 याद रखना है। फिर बचते हैं अपने पास में सूक्ष्म मात्रिक अनिवार्य तत्व है, जिसको गौण तत्व भी कहते हैं अपन। इनका मापदंड क्या रखा गया? 1 ग्राम शुष्क भार, पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में इसकी मात्रा कितनी हो? 1 मिलीग्राम से कम आवश्यक हो। ऐसे तत्व है जो आवश्यक तो है, देखिए अनिवार्य तो है, पर उसकी मात्रा कितनी? बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। 1 ग्राम शुष्क भार में यदि 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में ये तत्व है तो ऐसे तत्वों को हम क्या कह देंगे? गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व कह देंगे, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के नाम से जान लेंगे। ये तत्व कितने बच गए? देखिए अपने पास टोटल 17 थे। 17 में से 9 तो कैसे हो गए? वो वृद्धमात्रिक हो गए। पीछे कितने बच गए? 8। तो 8 तत्व जो है वो कैसे हैं हमारे पास? सूक्ष्म मात्रिक है। 9 वृद्धमात्रिक नाम आपके पास। उसी प्रकार से 8 ये कौन कौन से होंगे? फिर इसको भी देख लीजिए। लोहा यानी फेरस, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्लोरीन और निकल। 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन सा रह गया भाई? आ गया, बोरोन आ गया, क्लोरीन आ गया, कॉपर, मैंगनीज और कोबाल्ट। तो ये कुल मिलाकर के अपने पास कितने रहेंगे? 8 तत्व। 8 तत्व कौन से रहेंगे? सूक्ष्म मात्रिक। फेरस, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्लोरीन, निकल। निकल अंतिम खोजा गया तत्व था, ध्यान रखिए। 17 जो अनिवार्य तत्व थे उनमें से निकल जो था वो अंतिम खोजा गया था, अंतिम रूप से इसको ही खोजा गया था क्लास में। तो ये इनकी मात्रा कितनी होगी हमारे पास? 1 ग्राम जो शुष्क भार है उस 1 ग्राम शुष्क भार में यदि मान लीजिए इस तत्वों की मात्रा कितनी हो? 1 मिलीग्राम से भी कम हो तो ऐसे तत्वों को हम नाम दे देंगे सूक्ष्म मात्रिक अनिवार्य तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के नाम से जान लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो 17 तत्व हैं उन 17 तत्वों में से 9 है वो तो कौन से हो गए? वृद्धमात्रिक, और 8 है वो हो गए हमारे पास सूक्ष्म मात्रिक। सबसे अंतिम खोजा गया तत्व कौन सा था? अनिवार्य सबसे ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे अंतिम खोजा गया अनिवार्य तत्व कौन सा है? निकल है। इन 17 में से 17 को अलग अलग भागों में भी बांटा गया थोड़ा बहुत कि NPK जो है, यानी NPK कौन सा हुआ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनको तो कहते हैं प्राथमिक वृद्धमात्रिक तत्व। देखिए इनको क्या कहते हैं? 3 श्रेणी इसको और बांट देते हैं हम साथ साथ में। एक तो है छोटे छोटे प्रश्न के बाद पूछ लेते हैं, प्राथमिक वृद्धमात्रिक पोषक तत्व है।
ये हमारे पास NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। बृहदमात्रिक जो तत्व थे ना, उनमें से भी हमने क्या किया है, प्राथमिक बृहदमात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं, NPK। मतलब ये तो बहुत ही ज़रूरी है, प्राथमिक बहुत ज़रूरी है। 17 अनिवार्य हैं, उनमें से भी बृहदमात्रिक, और बृहदमात्रिक में भी सबसे ज़रूरी कौन से हमारे पास, NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। मध्यम श्रेणी के माने गए हैं, जो दोनों में मध्यम श्रेणी के पोषक तत्व है, वो दो है हमारे पास, फेस और बोरोन। लोहा और बोरोन है, उन दोनों को मध्यम श्रेणी का माना गया है, यानी बीच में। बृहदमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक उनका बीच का माना गया है। और तीसरा द्वितीयक बृहदमात्रिक पोषक तत्व है। प्राथमिक बृहदमात्रिक तो कौन से हो गए, NPK हो गए। तो द्वितीयक बृहदमात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हमारे पास, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तीन है, वो कैसे हमारे पास द्वितीयक बृहदमात्रिक पोषक तत्व है, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये भी इन्हीं 17 में जो हमारे पास अनिवार्य तत्व है, इनके अलग अलग कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि प्राथमिक बृहदमात्रिक तत्व कौन से। बृहदमात्रिक तत्व तो केवल 9 है, बृहदमात्रिक कितने, 9 है। उन 9 में से प्राथमिक कौन से हैं, मतलब 9 में से भी फिर छांट दिया हमने, 9 में से भी सबसे ज़्यादा अनिवार्य कौन से होंगे, जरूरी कौन से होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जरूरी होंगे सबसे ज़्यादा। द्वितीयक बृहदमात्रिक में जो 2 नंबर पे काम आएंगे, इनके एब्सेंट में यदि ये भी आ जाए तो यहाँ कौन कौन से, सल्फर है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये तीनों द्वितीयक बृहदमात्रिक पोषक तत्व माने जाते हैं। और इसके बीच के मध्यम श्रेणी के पोषक तत्व है, जो बृहदमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक के बीच के हैं, उसमें मुख्य रूप से लोहा और बोरोन को माना गया है कि ये मध्यम श्रेणी के पोषक तत्व माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर कौन कौन से खनिज है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, बृहदमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में। इनको देखिए, आपको याद तो करना पड़ेगा, देख करके आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकियों की थ्योरेटिकल पार्ट से पूरा का पूरा समझना है आपको और याद भी करना पड़ेगा आपको। इसके बाद कार्य के आधार पर हम और पढ़ेंगे कि खनिज तत्व है, उनको कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। ये तो था मात्रा के आधार पर, कार्य के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप आराम से इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी आज के लिए आपके पास इतना, बाकी सब धन्यवाद।